बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाग में जा यार, बात नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फोन मिलाता है, ये भी फोन की इंतजार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा, हीरो बेशक बनने पर बेचैन तो भाई। खटाक से फोन उठता है, अब दोनों कान में फोन लगा के रखे, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो। आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूँ ना जाग पा रहा हूँ। तो मैंने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम, मैं तो सो भी रहा हूँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है, कुछ भी हो जाए। मतलब एक अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर भी क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये सीखा अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आप किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप बोले कि मुझ में और मेरी पत्नी में, या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच। सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं, सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी है। 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे, उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेसबुक पे आई थी, और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं। तो दूसरे घर में अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। तो हमारे माता पिता भी स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा, सबका है, हमारा भी है। तो मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी, जैसे कबीर दास एकदम फक्कड़ मस्त मौला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया, उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था, जो लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म। कोई टेंशन ही नहीं उनको। और बाकी सब लोग टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें। मेरी माँ को तनाव हो जाता था, और जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव होगा, सीधी सी बात है। अगर माँ वैसी होती पिताजी तनाव में रहते हैं, तो सामान्य बात है। जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटेंगे ना आपस में। वो बड़ा तनाव में रहती थी, उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी। पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर व्यक्ति की सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई है ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी। मुझे बहुत भरोसा इस बात में है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा, भगवान ऐसा क्यों करेगा। और अगर सांसें पहले से लिखी हुई है तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है। अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आजादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई। और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं। अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए कर्मों के हिसाब से, लोग खराब हैं और जीवन बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं। अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम। और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं। जिसका मतलब है कि यह भगवान से ज्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं नहीं, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूं। मैं बहुत छिप छिप के बहुत जी लिया। मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है। मैं विचार वाला आदमी हूं, धारा वाला नहीं हूं। जिसको धारा में बहना है बहे, हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे, जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। हाँ, गलत बोलने से बचता हूं, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूंगा ना भाई। मेरे पिताजी 81 साल के हैं, अभी 81 साल के हुए कुछ दिन पहले, और एकदम मस्त मौला आदमी है, मुझसे ज्यादा युवा है। मैं 50 होने के बाद चीनी खाना मना है। चीनी खाने से आज से किसी को डायबिटीज नहीं हुआ है। डायबिटीज केवल तनाव से होता है। तनाव पहले दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में है, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव, कितना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए। तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूं। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा हुआ ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए यह है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई। सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का।
यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को ऐसा वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर के सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं कि ठीक है भाई आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है। और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास, वो मेरे पास आके ऐसी बातें बताते हैं बड़ी क्यूट तोतली आवाज़ में, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे ऐसे वाली आवाज़ में एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तू नहीं कोई और सही बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात, हम आपकी कसम आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है। ये फिल्मी गीत है, मुझे गीत कविता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज है। अगर ये फेज नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना जिंदगी में मजा क्या है। अगर हर चीज लिनियर है, हर चीज फॉर्मुलाइज है, फिर मजा क्या है जिंदगी में। ये उठापटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी जिंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में है और वहां ब्रेकअप हो जाए, ये भी होता है। देखिए मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूं। जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पीढ़ी खराब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज्यादा मिल गई हैं। हमारी पीढ़ी में ना चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज पे, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, तो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं देके आए जहां हमने कहा है। ये भी डाउट कहीं किसी को देके आ जाए, या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर का क्या भरोसा किसको देके आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस जमाने में। आपके जमाने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला, खटाक से भेज दिया मैसेज, और नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं देना है तो किसी कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है बिना नंबर वाली भी होती है, इंस्टा होता है, एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट। हाँ स्नैपचैट पे चले गए, मैंने सुना है कि उसमें नंबर भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ चक्कर है, वहां ढूंढ लिया। किसी को कुछ कन्वे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट करते जाना है, उसी में कहानी शुरू। पर ये कहानियां जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का पर्सोना था। जहां परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे, वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूं, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आते हैं, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, अब मैं तेजाब उठा लूंगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या। इंग्लिश में गाली बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग, क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा क्यों सोचना है। और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होकर जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के दे घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट,
जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो, मैं भी ढूंढ लूंगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दी हो, कहीं इंट्रो करवा दी हो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अच्छा, चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थायी दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के जमाने में बेरोजगारी का ये लक्षण था। हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम ये सुन के बड़े हुए कि ऐसे ही करना पड़ता है शायद प्रेम में, तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई। जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको, क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द होना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त न हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से, उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफी एग्जाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्जाम में पास हुए, तब जाकर शादी हुई, ऐसे नहीं हुई, शादी हुई। तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा, विरक्त हो गए और